हम लोग इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे थे। जो ऑर्डिनल अप्रोच है, ये हिग्स और एलन के द्वारा दिया गया अप्रोच है, जिसने बताया कि जो कार्डिनल अप्रोच है, जो मार्शल साहब दिए, जो गोसेन साहब दिए, उनको उसने क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। यूटिलिटी को हम लोग मेजर्ड नहीं कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं। वी ओनली डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूटिलिटीज़। वी ओनली, है ना, प्रोवाइड द लेसर और द ग्रेटर फॉर द यूटिलिटीज़। हम लोग केवल इतना बता सकते हैं कि उपयोगिता किसी वस्तु से जो मिलती है वह कम या ज़्यादा है, उसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, किसी भी मीज़र में, डिजिट में हम लोग माप नहीं सकते हैं। और बाकी सिद्धांत को तो उसने एज यूजुअल माना, कहा कि ठीक है यहाँ भी डिमिनिशिंग मार्जिनल लॉ लागू होगा। उसको उसने कन्वर्जन में कहा था, जैसे कि आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि ड्यू टू MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण ही जो है हमारा जो IC कर्व है वह डाउनवर्ड स्लोप हो जाता है। अर्थात MRS इज दैट सिचुएशन वेयर ए कंज्यूमर इज सेक्रीफाइस द मोर क्वांटिटी ऑफ द वन कमोडिटी इंस्टीड ऑफ द गेनिंग ऑफ द अनदर कमोडिटी। एक वस्तु के प्राप्त करने के लिए दूसरे वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा त्याग करता है, और इसी त्याग करने के परिणाम स्वरूप जो है MRS हमारा डिमिनिशिंग होता है, घटते हुए क्रम में होता है। और यही MRS डिमिनिशिंग होने के कारण जो हमारा इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वह डाउनवर्ड नेगेटिव स्लोप होता है और कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन हो जाता है। जो आपको बताया पिछले क्लास में, डायग्राम के आधार पर भी बताए थे आपको, तो वहाँ तक आपका क्लास हम छोड़े थे। फिर आगे बताए थे कि आपको कि जो उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र है, एज पर डिफिनेशन मेड बाय द हिग्स, देयर आर सो मेनी फीचर्स ऑफ द इंडिफरेंसेस कर्व। इंडिफरेंसेस कर्व का कई सारे फीचर्स उनके डिफिनेशन से निकल कर आया था, जो आपको बताया गया था। पहला फीचर्स तो आपको उसके डिफाइन जो किया गया था उसी में से ही आपको निकल कर आया कि जो IC कर्व होता है वह डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। दूसरा फीचर्स आपका निकल के आया था कि इंडिफरेंसेस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। यह अपने ओरिजिन का जो है हमेशा उन्नतोदर होता है, कॉन्वेक्स होता है। ये दो बातें तो इनके डिफिनेशन से ही निकल कर आ गई। रेस्ट बातें हिग्स साहब ने अपने पूरे एनालाइजिंग में बताया है। तो जो मेन इनका फीचर्स है इंडिफरेंसेस कर्व का, उस फीचर्स में और कई फीचर्स जुटे और आगे जाकर जो है इसने सभी फीचर्स को इक्वलाइजेशन में प्रूव भी किया उसने, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और विद द एनालाइज के द्वारा उसने प्रूव भी किया, इसको बताया। तो आज हम लोग उस फीचर्स को देखते हैं क्या क्या फीचर्स है। और जहाँ तक जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए ये फर्स्ट क्लास होगा। तो बता ही दिए थे पिछले ही क्लास में आप लोगों को कि इंडिफरेंसेस कर्व का जो हिग्स साहब ने डिफाइन किया, उसने कहा कि जब कोई उपभोक्ता, जब कोई रीजनल कंज्यूमर किसी दो वस्तु का कंजम्पशन के लिए चयन करता है और उस दोनों वस्तुओं में से विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशन यानी कि बंडल को बनाता है, तो वह देखता है कि जितने प्रकार का बंडल बनता है, अपने सीमित आय के द्वारा उस वस्तु को जो परचेज करता है, उस बंडल में वह देखता है कि जितने प्रकार के कॉम्बिनेशन और बंडल बनते हैं, उस बंडल से समान संतुष्टि, इक्वल सैटिस्फैक्शन मिलता है सारे बंडल में। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण। क्योंकि एक रीजनल कंज्यूमर जब भी किसी वस्तु का संयोग बनाता है, कॉम्बिनेशन बनाता है या बंडल तैयार करता है, और उसके पास लिमिटेड सोर्स होता है, यानी एक बजट लाइन होता है, एक बजट कॉन्स्ट्रेंट होता है उसके पास, तो अंडर द परव्यू ऑफ द बजट कॉन्स्ट्रेंट ए रीजनल कंज्यूमर कैन परचेज द लिमिटेड आर्टिकल्स विच इज डिफाइंड एज द एक्स एंड द वाई, जिसको हम एक्स एंड वाई के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, या आइदर एप्पल और द मैंगो, जैसा कि हम लोग लेते आए ले सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द लिमिटेड बजट लाइन, विद द हेल्प ऑफ द लिमिटेड बजट कॉन्स्ट्रेंट, ए कंज्यूमर कैन नॉट क्रॉस द बजट लाइन, क्योंकि whenever he cross the budget line, he is beyond the budget out, that means he is out of his capacity to purchase for the consumption of that goods which is X and the Y। वो बताता है कि जैसे ही वह बजट लाइन से आगे की ओर जाता है, सोचता है, तो वह उसके क्षमता से बाहर हो जाता है, वह दैट इज नॉट एफोर्डेबल, वह एफोर्डेबल नहीं हो जाता है उनके लिए। लेकिन जैसे ही ऑन द बजट लाइन और विद इन द बजट लाइन वह रहता है, तो सारे कॉम्बिनेशन उसको एफोर्डेबल हो जाता है, वह उस पर
परचेज कर सकता है, उसको कंज्यूम कर सकता है। अब एक रीजनल कंज्यूमर को यह देखना है कि बजट लाइन पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वह हमारे लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा, इक्विलिब्रियम देगा, या अंडर दी बजट लाइन है, जो बजट लाइन से बिल्कुल नीचे है, उसमें उसको हो सकता है कि वह मिले या नहीं मिले, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम आए या नहीं। तो दैट मैटर्स विल डिपेंड ऑन द रीजनलिटी ऑफ ए कंज्यूमर। एक कंज्यूमर के रीजनलिटी पर निर्भर करता है कि वह कितना रीजनल है, कितना कंसिस्टेंसी है, क्या रेट ऑफ मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन है। तो ये सारे फैक्टर डिपेंड करता है ये कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, संतुष्टि कहाँ मिलेगी, वेदर ही इज ऑन द बजट लाइन, बियॉन्ड द बजट लाइन और अंडर द बजट लाइन। तो दैट इज द सब्जेक्ट मैटर फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ ए कंज्यूमर। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। वह मैटर आता है कि उपभोक्ता के संतुलन की बात आती है कि आखिर संतुलन मिलेगा कब। लेकिन इतना जो एक्सरसाइज किया जा रहा है कंज्यूमर के द्वारा, एक उपभोक्ता के द्वारा इतने सारे जो एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, आखिर किस चीज़ के लिए? फॉर द गेटिंग द सैटिटी, फॉर गेटिंग द इक्विलिब्रियम। ये सारा चीज़ इक्विलिब्रियम और सैटिटी के लिए काम करता है। तो हमारा जो सेगमेंट आज का है, जो आपको बताए भी थे, पहले दिखाए थे, बीपीएससी ने कम से कम 12 से 13 बार इस चैप्टर से सवाल बना चुका है अब तक। 39 बीपीएससी से लेके 66वीं बीपीएससी तक के आप क्वेश्चंस के पैटर्न को देखेंगे तो उसमें कम से कम 12 से 13 बार इस चैप्टर से सवाल आ चुका है। यानी दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू एंड इट इज़ वेरी हाई स्कोरिंग चैप्टर। यह चैप्टर बहुत ही हाई स्कोरिंग है, मार्क्स इसमें अच्छा मिलेगा आपको। इफ़ यू राइट इन द मेन एग्जामिनेशन, अगर आप इसको लिखते हैं अपनी परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, तो मिलेगा आप में से अच्छा नंबर। चूँकि इसमें देयर आर सो मेनी डायग्राम्स, इसमें बहुत सारे डायग्राम्स हैं और रिपीटेशन आपके प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ है, इसलिए इस चैप्टर को खूब बढ़िया से पढ़िए। और अगर आता है तो पहला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे इससे। तो हम लोग जब कंसेप्ट की बात कर रहे थे तो बीपीएससी के सारे पैटर्न्स को जब हम एनालाइज किए और हम कंक्लूजन पे ये आए कि बीपीएससी कई बार कई सेगमेंट को बदल के पूछा है। एक बार उसने पूछा कि डिफाइन द इंडिफरेंसेस कर्व, इंडिफरेंस कर्व को उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र को परिभाषित करें। फिर कई बार पूछा है कि तटस्थता वक्र की सीमाएं क्या होती है, इसका अपवाद क्या होता है। उसके बाद कई बार पूछा है इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। फिर आगे पूछता है कि तटस्थता वक्र की सहायता से एक उपभोक्ता संतुलन पर कब होता है, वो व्याख्या करें। फिर एक बार बीपीएससी ने पूछा है, आप क्वेश्चन बैंक देख लेंगे क्योंकि उसमें आपको साल आपको नहीं बता रहा है, लेकिन कंटिन्यूस पूछा हुआ है। एक बार उसने पूछा है कि जो कार्डिनल अप्रोच है और जो ऑर्डिनल अप्रोच है, यानी कार्डिनल अप्रोच परफॉर्मेड बाय द मार्शल एंड द हिग्स, मार्शल एंड द गॉसेंस, एंड द ऑर्डिनल अप्रोच परफॉर्मेड बाय द हिग्स एंड द एलेन, डिफरेंशिएट बिटवीन देम, दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करें। और उसी में उसने जोड़ दिया कि विच इज़ द बेटर अमॉन्ग देम, इन दोनों में से बेटर कौन है, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, अच्छा कौन। तो इस टेल को भी हम लोग लेके चलेंगे, आगे करेंगे। फिर एक बार बीपीएससी ने इसी सवाल को ट्विस्ट करके पूछा कि तटस्थता वक्र का व्यवहारिक जीवन में क्या क्या महत्व है, इसकी आलोचना सहित व्याख्या करें। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द आईसी कर्व उसने पूछा और क्रिटिसिज्म ऑफ द आईसी कर्व पूछा उसने, ठीक है ना। तो इतना सारा सेगमेंट अब तक वह पूछ चुका है। तो आज जो मेरा पढ़ाएंगे, जो बता रहे हैं आपको, जो नोट्स लिखाएंगे, यह सारा नोट्स ऑल सेगमेंट पर होगा। ये सारी बातें, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनेशन, देयर आफ्टर लिमिटेशन, देयर आफ्टर जो है आपका इम्पोर्टेंस, एंड देयर आफ्टर द फीचर्स ऑफ द आईसी कर्व, एंड एट द लास्ट मोमेंट क्रिटिसिज्म। इतना सारा आपका ये सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, केवल आपको समझना है और इसको जो है एनालाइज करके वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन हॉल में इसको राइट डाउन करना है, लिखना है। तो हम लोग जो देखे थे यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो हमारा बना था, ये जो हमारा आईसी जब बना था तो एक कॉम्बिनेशन यहाँ बना था, एक यहाँ बना था, एक यहाँ बना था और एक यहाँ बना था। हमारा 4 कॉम्बिनेशन बना था। तो चारों कॉम्बिनेशन का जो हमारा एमआरएस था, ये था, ये था और ये था हमारा। तो ये बताए थे कि ये हमारा डेल्टा वाई है और ये डेल्टा एक्स है। म्यूट कर लीजिए। तो जो अभी एक सवाल आपका आया था कि व्हाट इज एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है क्या ये। तो यहाँ पर हम लोग एप्पल को रखे थे, यानी कि एक्स कमोडिटी को, और यहाँ पर मैंगो को रखे थे, यानी वाई कमोडिटी को। तो आप देखते हैं कि इस रेशियो से जो आपका मान लेते हैं यहाँ से होता है, अब फिर जो है आप इस पॉइंट से आते हैं, फिर इस पॉइंट पर आते हैं, फिर इस पॉइंट पर आप आते हैं। तो आप देखते हैं कि
1 है, 2 है, 3 है, मान लें यहाँ एक 4 है, और ये आपका जो है मान लें 10 है, 7 है, ठीक है, 5 है और 4। तो आप यहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शनली में आप देखते हैं कि जो आईसी कर्व का है, अर्थात क्या करते हैं आप, एक एप्पल का जब क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो 10 से 7 अर्थात 3 क्वांटिटी जो है आप मैंगो का सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग करते हैं। पुनः आप एक मैंगो की क्वांटिटी, एक एप्पल की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो फिर दो मैंगो को आप सेक्रीफाइस करते हैं। तो ये जो स्लोप है, ये जो है, ये डेल्टा वाई जो है, यानी चेंज इन जो कमोडिटी वाई है और गेनिंग इन द कमोडिटी एक्स है, दिस इज द एमआरएस, यही एमआरएस है। अर्थात यहाँ 3:1 का जो रेशियो बना ए और बी के बीच में, ये बताता है एमआरएस को। तो पुनः देखिए आप, जैसे 7 से 5 आए और बी से सी पॉइंट पर आप आते हैं तो 2:1 का रेशियो आपका बनता है। अर्थात जो है, पहले आप मैंगो का ज़्यादा त्याग करते हैं और 1 यूनिट आप एप्पल को गेन करते हैं, फिर आप 2 यूनिट मैंगो का त्याग करते हैं, फिर 1 यूनिट एप्पल का गेन करते हैं, फिर आप लास्ट में 1 यूनिट मैंगो का त्याग करते हैं और 1 यूनिट एप्पल का आप गेन करते हैं। तो अर्थात लास्ट में 1:1 होता है। तो ये डायरेक्शन क्या बताता है? ये बताता है कि डिक्रीजमेंट को बता रहा है। जो रेशियो प्रोपोर्शन है मैंगो और एप्पल का, वह डिक्रीजमेंट फॉलो कर रहा है। अर्थात यहाँ जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जो एमआरएस है, वह क्या है? डिमिनिशिंग है, यानी ह्रासमान है, घटते हुए है, ये घट रहा है। और यही घटने के कारण जो हमारा स्लोप है आईसी का, वह नेगेटिव स्लोप है, ड्यू टू विच एमआरएस के कारण जो है नेगेटिव स्लोप है। एक हो गया। दूसरा बात हुआ कि जो डिमिनिशिंग स्लोप है, नेगेटिव है, और यही ज़्यादा और कम का त्याग, यानी कि ज़्यादा का त्याग कम की प्राप्ति, ज़्यादा का त्याग कम की प्राप्ति, और इक्वल की प्राप्ति इक्वल का त्याग, यही बताता है कन्वेक्सिटी को। ये कॉन्वेक्सिटी को बताता है, ये उन्नतोदरता को बताता है, ये ऋणात्मक ढाल को बताता है, ठीक है ना। यही नेगेटिव स्लोप बताता है। तो क्लियर हुआ यहाँ पर कि जब कोई उपभोक्ता कोई रेशनल उपभोक्ता एक वस्तु को गेन करने के लिए, किसी एप्पल मान ले एक्स कमोडिटी को गेन करने के लिए अपने दूसरे वस्तु, चूंकि उसको 2 ही वस्तु में चुनाव करना है, 2 कॉम्बिनेशन बनाना है, या तो वह ए पर रहेगा या बी पर रहेगा या सी पर रहेगा या डी पर रहेगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन में जो बनाता है तो उसमें एक का ज़्यादा मात्रा में त्याग करता है, दूसरे का कम मात्रा में गेन होता है। तो यही कम और ज़्यादा के कारण ही जो है कॉन्वेक्सिटी बन जाती है, उन्नतोदरता बन जाती है। तो क्या एमआरएस का डिफिनेशन क्या निकल के आया कि जब एक विवेकशील उपभोक्ता, एक रीजनल उपभोक्ता अपने सीमित संसाधनों से 2 वस्तुओं का चयन करता है और 2 वस्तुओं के लिए जो कॉम्बिनेशन या बंडल बनाता है, उस बंडल में से जो एक वस्तु का चुनाव करता है तो उसके बदले दूसरे वस्तु की अधिक मात्रा का त्याग करना पड़ता है। ऐसा वह इसलिए करता है ताकि उसको हर बंडल से समान संतुष्टि की प्राप्ति हो, है ना। ए रीजनल कंज्यूमर विल गेट द इक्वल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच बंडल, हर बंडल से। और यही हर बंडल से इक्वल सेटिस्फैक्शन होने के कारण वह क्या हो जाता है? इंडिफरेंट हो जाता है, तटस्थ हो जाता है, वह बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाता है। यानी कि वह ए पर भी रह सकता है, बी पर भी रह सकता है, सी पर और डी पर रह सकता है, तो कोई भी रह सकता है। वह डी पर भी डी कॉम्बिनेशन भी सेलेक्ट कर सकता है, बी बी सी भी कुछ भी कर सकता है। क्यों करेगा? क्योंकि सभी कॉम्बिनेशन, सभी बंडल पर समान संतुष्टि मिले। अर्थात क्या है? वह इनडिफरेंट, यानी डिफरेंट नहीं है, कहीं भी इनडिफरेंट है। मतलब समझ रहा है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि आई एम इनडिफरेंट विथ यू, मैं तुम्हारे साथ क्या हूँ? तटस्थ हूँ, मतलब ना तुम्हारे फेवर में हूँ ना तुम्हारे अगेंस्ट में, तो दैट इज इनडिफरेंट। और डिफरेंट का मतलब क्या हुआ? मैं आपसे डिफरेंट हूँ, माने मैं आपके फेवर में नहीं। तो हियर इज द सिचुएशन डिफरेंट बिटवीन इनडिफरेंट, यानी कि इनडिफरेंट इसलिए है कि वह डिफरेंट नहीं है। तो यही रीजन है यहाँ, और इस बात को समझना है, यही चीज को जानना है। तो अब आप देखेंगे कि डिफिनेशन के आधार पर, एमआरएस के डिफाइन के आधार पर आपको कई कैरेक्टरिस्टिक्स इसका निकल के बाहर आ जाता है उसमें। अब एक सवाल था उसमें आपका छोटा सा कि वो मैप क्या होता है, व्हाट इज द मैप, आईसी मैप क्या होता है। तो चलते चलते इसको देख लीजिए, अगले लिखा देंगे कि जब एक ही वस्तु के कॉम्बिनेशन पर कई प्रकार के मैप, आईसी मैप, तटस्था वक्र रेखाओं की रचना कर दी जाती है, तो तटस्था वक्र रेखाओं के समूह को हम तटस्था मानचित्र
यानी कि आईसी कर्व मैप कहते हैं, कुछ नहीं है। आप देखिए, जिसे हम डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं, आपको आराम से बताया जा सकता है डायग्राम से। हाँ हाँ, आपका जो है ना वो क्या कहते हैं, आपका वो मार्कर आपका सूख जा रहा है, दिख जाएगा। देखिए, इसको आईसी मैप बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मैप? क्योंकि आपका ये एक IC1 हो गया, ये दूसरा IC2 हो गया, और ये तीसरा IC3 हो गया। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द आईसी, यानी कि जब आपके कॉम्बिनेशन में कई तरह के आईसी आपका प्रदर्शित किया जाता हो, यानी दो वस्तु के कॉम्बिनेशन में कई तरह के आईसी को प्रदर्शित करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको क्या मिल जाता है, एक मैप मिल जाता है, एक मैप मिल जाता है। तो अर्थात आप 1 2 3 आप यहाँ पर लेते हैं 2 4 6। ये क्या बताता है? ये बताता है कि पहली इकाई एप्पल का 2 इकाई मैंगो का सिलेक्शन करते हैं तो आपको IC1 पर मैक्सिमम संतुष्टि मिलती है। आप 2 इकाई एप्पल 4 इकाई सेब का करते हैं तो IC2 पर सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है। अर्थात इतना सेटिस्फैक्शन आपको IC1 पे मिला, और इतना यानी इससे बड़ा इतना सेटिस्फैक्शन आपको IC2 पर मिला, और इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन आपको IC3 पर मिला। तो आईसी मैप शोज द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कंपैरिजन विद द लेसर सेटिस्फैक्शन, यानी कि नीचे के आईसी से ऊपर का आईसी जो है हमेशा अधिक संतुष्टि को बताता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को बताता है एक कंज्यूमर को। तो द मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ द आईसी दैट इज कॉल्ड द आईसी मैप, वह आईसी मानचित्र कहलाता है, तटस्था मानचित्र कहलाता है। ये तटस्था मानचित्र आपका क्लियर हो गया यहाँ पर। तो जब किसी भी कॉम्बिनेशन में दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन में हम एक से अधिक तटस्था वक्र की रचना कर देते हैं या करते हैं, ताकि हमें यह पता चल सके कि कौन सी आईसी पर उपभोक्ता को कितनी संतुष्टि मिल रही है, कम या ज़्यादा, तो ऐसे प्रदर्शित रेखा चित्र जिसमें कई तटस्था वक्र रेखा दिखाई जाती है, दैट इज कॉल्ड द आईसी मैप, उसे ही हम तटस्था वक्र मानचित्र कहते हैं। एक सेगमेंट आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सेगमेंट था उसमें कि बजट मैप क्या होता है, वो चलते चलते वो देख लेते हैं। तो ये कहला गया आपको आईसी मैप, इसको बोलते हैं तटस्था मानचित्र, है ना। ये छोटा छोटा सेगमेंट है, बेसिक है। अब देखिए, एक कंज्यूमर के पास जो है लिमिटेड सोर्स होता है पैसा खर्च करने के लिए उसके पास, और वह उस सोर्स के अंदर ही वह पैसा खर्च करता है, अपने बजट को कॉम्बिनेशन करता है। ये बता रहा है इस ए बिंदु पर और इस बी बिंदु पर, ए पर यह बता रहा है कि एक उपभोक्ता अपने सारे पैसा को, सारे बजट लाइन को ए में खर्च कर देगा तो इतना कवर करेगा, वो इतनी क्वांटिटी ए का कवर कर लेगा। और ये बी बताता है कि अगर वह सारा पैसा अपना, सारा रुपए बजट लाइन, सारा बजट बी कमोडिटी पे खर्च करता है तो इतना उसको क्वांटिटी गेन होगा। तो ये और ए और बी दोनों को कंबाइन जब करते हैं तो मेरा पूरा बजट लाइन डिटरमाइंड हो जाता है। यही दिस इज द ए बी इज द बजट लाइन। ए बी क्या होगा? ए बी इज द बजट लाइन। यानी अर्थात एक उपभोक्ता ए और बी के बीच ही सारे कॉम्बिनेशन को खरीद सकता है, चाहे इस पर हो या इस पर हो। ये कोई बिंदु खरीद सकता है। ए मान लेते ए बी हो गया, या सी डी ई एफ जी कोई भी खरीद सकता है। अर्थात ए बी के अंदर, ए बी बजट लाइन के अंदर, ए बी बजट कॉन्स्ट्रेंट के अंदर, यानी सारे कॉम्बिनेशन एफोर्डेबल है। अर्थात देखिए, मान ले सी खरीदता है तो सी इतना खरीदेगा, मान ले के खरीदता है यहाँ से खरीदेगा, मान ले जी खरीदता है यहाँ से खरीदेगा। अर्थात एप्पल का इतना, मैंगो का इतना, ये मैंगो का इतना, एप्पल का इतना। देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस अंडर द परव्यू ऑफ द बजट लाइन। एक उपभोक्ता के पास बहुत सारा विकल्प होता है कि वह 2 आम खरीदे 1 सेब खरीदे, 3 आम खरीदे 1 सेब खरीदे, 4 आम खरीदे 1 सेब खरीदे, या 4 सेब खरीदे 1 आम खरीदे। मतलब उसका कॉम्बिनेशन मन है, लेकिन हर कॉम्बिनेशन में उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि यही बताता है इंडिफरेंस कर्व का थ्योरी। तो ये जो लाइन पर आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है, मान लें आर बना, यहाँ एस बना, यहाँ टी बना, तो ये जो आर एस टी है यही है क्या है, ये बजट लाइन पर इनका फुल दे रहा है। अगर इतना सिलेक्शन करता है, देखते बजट के अंदर है, यानी इतना स्कोप इसके पास और है। अगर ये सिलेक्शन करता है तो बहुत नीचे है बजट का, और पैसा इसके पास बच जाता है खर्च करने के लिए। तो सारे बजट को एग्जॉस्ट करना है ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले हर कॉम्बिनेशन पर। तो वो आर को चयन करता है, एस को करता है और डी को करता है, ये 3 चयन उसको करता है।
अब इस तीनों में देखता है कि आर में भी समान संतुष्टि है, एस में भी समान संतुष्टि है और टी में भी समान संतुष्टि। लेकिन क्या ये एम बिंदु को सेलेक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा एम बिंदु को सेलेक्ट? क्योंकि क्या ये बजट के बाहर है, बजट लाइन से बाहर है, अर्थात बियॉन्ड द बजट है, नॉन एफोर्डेबल है ये एम बिंदु। यहाँ तक नहीं खर्च कर सकता है वो, जब भी करेगा इसके अंदर या बजट लाइन पे। तो दिस इज द बजट कांस्टेंट एंड दिस इज द बजट लाइन। अब कह रहा था, आपका बीपीएससी सवाल पूछा है कि बजट मानचित्र क्या होता है। तो बजट मानचित्र को देखिए क्या होता है बजट मानचित्र। अब चूंकि देखिए बजट जो होता है तो बजट पर दो चीज का प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव पड़ता है प्राइस का और दूसरा प्रभाव पड़ता है इनकम का, ठीक है ना। तो बजट लाइन को इफेक्ट जो करता है, दो कंपोनेंट इफेक्ट करता है। पहला करता है प्राइस और दूसरा करता है इनकम। अर्थात मूल्य जो है किसी वस्तु का जब मूल्य घट बढ़ जाता है, मान ले एक्स कमोडिटी का मूल्य घट गया या वाई कमोडिटी का मूल्य घट गया, तो एक कंज्यूमर की जो कैपेसिटी होती है, परचेजिंग पावर कैपेसिटी, वो बढ़ जाता है। अर्थात ज़्यादा मैंगो ज़्यादा एप्पल वो परचेज कर सकता है। और किसी व्यक्ति की जब इनकम बढ़ जाती है तो उसकी परचेजिंग पावर भी बढ़ जाती है, ये आप लोग को पढ़ाया गया, तो ज़्यादा वो एफोर्ड कर सकता है। तो बजट लाइन में भी शिफ्टेड ऑन द कंडीशन ऑफ व्हेनेवर द प्राइस हैज डिक्रीज्ड और द इनकम हैज इंक्रीज्ड। प्राइस जब घट जाता है तो बजट लाइन बढ़ जाता है, और जब इनकम बढ़ जाता है तो बजट लाइन बढ़ जाता है। तो शिफ्टिंग ऑफ द बजट लाइन। तो आप देख रहे थे कि मान लेते हैं कि अगर किसी एक कंज्यूमर के पास बजट लाइन जो है हमारा, इसको प्राइस लाइन भी बोला जाता है, पीएल, इसको प्राइस लाइन भी बोला जाता है, याद रखिएगा। तो ये जो हमारा बजट लाइन है ये एप्पल कमोडिटी के लिए है और ये मैंगो के लिए है। तो आप जैसे ही इनकम बढ़ा, मान लेते हैं एक्स कमोडिटी का अगर बढ़ गया, ठीक है, तो एक्स कमोडिटी की प्राइस अगर मान लेती है एक्स है हमारा, इसका प्राइस घट गया, तो जैसे घटेगा तो हमारा बजट लाइन क्या होगा? शिफ्ट करेगा। ये कांस्टेंट रहेगा, मान लेते हैं मैंगो का कांस्टेंट रहेगा, तो हमारा बजट लाइन शिफ्टिंग होगा। उसके बाद मान लेते हैं इसका बढ़ा, तो इसका बजट लाइन शिफ्टिंग हो जाएगा। तो इस तरह से शिफ्टिंग ऑफ द बजट लाइन होता है। इट मे बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ आईसी कर्व। लेकिन अगर इनकम बढ़ गई, तो मान ले 100 रुपये से इनकम 200 हो गया, तो फिर एक बजट लाइन यहाँ आ जाएगा, ये P1 हो जाएगा, L1 हो जाएगा। अब मान ले 300 रुपये हो गया, तो फिर बजट लाइन हो जाएगा हमारा, तो ये P2 हो जाएगा, L2 हो जाएगा। तो व्हेनेवर जब इनकम इंक्रीजिंग होते जाएगा तो बजट लाइन हमारा क्या हो जाएगा? शिफ्टिंग करता जाएगा, बजट लाइन शिफ्ट करेगा। और जब यही बजट लाइन, देयर आर सो मेनी बजट लाइन इन द मैप, दैट इज कॉल्ड द बजट मैप। बजट लाइन मैप कहलाएगा, यही बजट लाइन मैप कहलाता है। तो ये आपको बताता है कि जब किसी दो वस्तु के कॉम्बिनेशन हेतु एक बजट रेखा प्रदर्शित की जाती है, साथ ही साथ आय वृद्धि पर या मूल्य में कमी होने पर जब बजट रेखा में परिवर्तन होता है और कई बजट रेखा हमारे उस मैप की में प्रदर्शित की जाती है, तब हम उस परिस्थिति को हम बजट मानचित्र के रूप में कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द बजट मैप। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बजट लाइन एंड द आईसी मैप कर्व। बाकी कुछ नहीं है, चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, इसको लिखिए। देखिए ये वर्ड कह रहा था कि आप जो है जैसे एक्स को देखिए क्या किया आप यहाँ पर गौर कीजिए। देखिए तीनों वर्ड प्रूव हो जाएगा यहाँ। आप जो है पहले एक कमोडिटी एप्पल का ले रहे थे एक्स का, आप क्या किए? 1 से 2 किया, अर्थात क्या किए? इसको प्रीफर किया, अधिमान दिए, इसको ज़्यादा पसंद किए आप, तो दैट इज द प्रीफरेंस, यही अधिमान हो गया। अब कह रहा है कि दूसरे को क्या किया आप? दूसरे को त्याग किया, तो दूसरे को आप क्या किए? डिफरेंस किए, उसे डिफर कर गए। तो यहाँ प्रीफरेंस, यहाँ डिफरेंस, और यही प्रीफरेंस और डिफरेंस में इनडिफरेंस आ गया, उदासीनता हो गया। तो ये जो डिफरेंस और प्रीफरेंस का क्रम चला, ये दोनों क्या है? दोनों एक्टिव है, यानी कि एक को बढ़ाए एक को कम किए, यानी एक को ज्यादा पसंद किया और एक को कम पसंद किया, तभी तो इसका त्याग किए। फिर इसको पसंद किए, फिर इसको त्याग किए। तो एक जगह इंडिफरेंट हो रहा है, दूसरी जगह प्रीफरेंस हो रहा है, और इंडिफरेंट प्रीफरेंस में क्या बन जा रहा है? इंडिफरेंस कर्व बन जा रहा है, उदासीनता वक्र हो जा रही है। तो जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वह है ना, प्रीफरेंस और डिफरेंट के बीच में इंडिफरेंस बन जा रहा है, उदासीन हो रहा है। तो कह रहा है ये एक्टिव है दोनों, यानी कि दोनों क्रिया आप साथ साथ कर रहे हैं। आपके दिमाग में दोनों बातें चल रही है कि हम ए को पसंद करेंगे, बी को त्याग देंगे, हम फिर सी को पसंद करेंगे तो ए को त्याग देंगे। तो यही चीज आपके साथ होता है, दोनों एक्टिव वर्क काम करता है आपके दिमाग में। और आप जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं
तो अल्टीमेटली आप यही देखते हैं कि सभी संयोग से आपको समान संतुष्टि मिल रहा है। और जब समान संतुष्टि मिलता है तो आप इंडिफरेंट हो जाते हैं, उदासीन हो गए कि भाई हमको सभी बराबरी है, मेरे लिए सब इक्वल है। तो ऐसा होता है लाइफ में। यही मार्शल हेलन साहब, हिक्स और हेलन साहब ने कहा, यही खेल होता है इसमें, ठीक है। इसको है ना कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन बोला जाता है। देखिए इस बात को समझिए, यहाँ पर क्या है, स्लोप तो समझ ही गए। आप देखिए ये मूल बिंदु है ओ, और ये जो आईसी कर्व का जब ड्रॉ होता है, रचना होता है, तो ये मूल बिंदु है, इसका उन्नतोदर होता है। अर्थात यहाँ पर इसका जो है जो कॉन्वेक्सिटी होती है वह यहाँ पर मिनिमम होता है। यहाँ से अप से डाउन आया और फिर यहाँ से यह अप की ओर बढ़ने लगता है। तो ये जो बिंदु है यही बिंदु है उन्नतोदरता इसकी। यही कहता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, अर्थात यहाँ पर इसका झुकाव मिनिमम होता है ये। और यही मिनिमम झुकाव के कारण ये जो बजट लाइन है, जिसको हम लोग अभी बजट कांस्टेंट पढ़ा रहे थे, वो उसको स्पर्श करता है। ये बस एक ही जगह स्पर्श करेगा। ये आईसी कर्व किसी भी बजट लाइन को एक ही जगह स्पर्श करेगा। तो जहाँ पर स्पर्श करता है वही इक्विलिब्रियम होता है किसी भी उपभोक्ता का। तो यही कहता है कि जो आईसी कर्व होता है वो मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स होता है, ज़्यादा झुका होता है मूल बिंदु की ओर। ये तो कॉन्वेक्सिटी टू द ओरिजिन होता है, ये याद रखना है। देखिए क्या कह रहा है, उदासीनता वक्र ना तो एक दूसरे को काटती है और ना ही स्पर्श करती है, याद रखिएगा। तो एक उदासीनता वक्र जैसे ये है और ये दूसरा, ये IC1 है और ये IC2 है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा ऐसा। एक IC दूसरे IC को नहीं काटेगा कभी भी, और ना ही एक दूसरे को स्पर्श करेगा। ये चूंकि इसका विशेषता है। क्यों नहीं काटेगा? चूंकि IC की विशेषता है कि एक IC पर जितने भी कॉम्बिनेशन बनेगा वह सभी पर समान संतुष्टि मिलेगा। अर्थात IC1 पर ABCD बना और IC2 पर मान लेते हैं कि R, यहाँ S, यहाँ T और यहाँ U बनता है, मान लेते हैं। तो आप देखेंगे कि एक बिंदु ऐसा आता है जहाँ S है, जहाँ पर दोनों IC एक दूसरे को काट रहा है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ये हिक्स साहब ने कहा था, कभी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि IC का डिफिनेशन है कि हर बिंदु पर समान संतुष्टि मिलेगा उपभोक्ता को। तो फिर एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ पर दोनों IC में जो है समान संतुष्टि मिल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है कभी। इसलिए कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा, क्योंकि ये IC का विशेषता है कि एक IC दूसरे IC, तीसरे IC, चौथी IC, तो जब भी दो IC बनेगा तो दोनों में डिफरेंस होगा और एक IC दूसरे IC से ऊपर होगा या नीचे होगा। तो इस तरह से IC का आपका डिफाइन करेगा। और एक IC लोअर IC कम संतुष्टि देता है अपर IC के तुलना में, फिर उससे ज़्यादा संतुष्टि उसके ऊपर वाला देता है। तो ये इसका फीचर है, इसलिए कभी भी एक IC दूसरे IC को नहीं काटेगा और ना ही स्पर्श करेगा। आपको बताए थे कि IC की रचना तब होती है जब हम एक कॉम्बिनेशन को बढ़ाते हैं, दूसरे का त्याग करते हैं, फिर इसको बढ़ाते हैं, अर्थात इसको प्रिफरेंस करते हैं और इसमें डिफरेंट होते हैं। तो जैसे ही सेक्रीफाइस करते हैं और एक को प्रीफर करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारा डाउनवर्ड स्लोप होता है। लेकिन जैसे ही ये IC किसी अक्ष को स्पर्श कर लेता है तो वह शून्य को बताता है, ये शून्य लाइन है। अर्थात उपभोक्ता कभी भी शून्य के संतुष्टि में नहीं रहता है। ऐसा कभी होता है कि किसी उपभोक्ता को शून्य संतुष्टि मिलता हो? ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होगा। उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, मिनिमम 1 मिलेगा, मैक्सिमम 10 मिलेगा, 12 मिलेगा, जो भी मिलेगा तो मिलेगा। तो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो जैसे ही IC ये Y अक्ष को IC1 Y को स्पर्श किया, इसका मतलब है कि शून्य पर आ गया, और जैसे ही X को स्पर्श किया हुआ भी शून्य पर आ गया, क्योंकि इसके बाद नेगेटिव होता है, इसके बाद नेगेटिव होता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। कभी किसी उपभोक्ता को दो वस्तु खरीदने गया बाजार में और दो वस्तु को वो कंज्यूम करता है, एक आम खाता है, 2 सेब खाता है, और कहेगा आम से 0 संतुष्टि मिला, सेब से भी 0 मिला। ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब एक कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, एक माजा पी रहा है, एक स्प्राइट पी रहा है। अब दोनों एक गिलास कोल्ड ड्रिंक माजा पी लिया, 2 गिलास स्प्राइट पी लिया, तो कहेगा नहीं 0 हमको मिला दोनों में से। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए हिक्स हेलन साहब ने कहा कि IC कर्व नेवर बी टेंजेंट आइदर द X एक्सिस और द Y एक्सिस, कभी नहीं स्पर्श कर सकता है, क्योंकि बिकॉज इट डिनोट्स द 0 सेटिस्फैक्शन। ऐसा नहीं होता है, कोई भी कंज्यूमर को हो ही नहीं सकता। संतुष्टि तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ कम कुछ ज़्यादा, लेकिन 0 नहीं हो सकता है कोई भी। अर्थात उसके बाद उसका सिवा नहीं हो सकता है ऐसा। तो यही डायग्राम उसमें बनेगा जिसमें हम बता रहे हैं ना, उस समय डायग्राम वही सब बनेगा
जितना विशेषता लिखाएंगे उसमें सारा डायग्राम जो बताया वो सब डायग्राम बना के लिखना होगा। तो ये सारा विशेषता हो गया पहला आपको कि आईसी नेवर टच द एक्स एक्सिस और द वाई एक्सिस बिकॉज इट डिनोट्स द जीरो सेटिस्फैक्शन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि नीचे का उदासीनता वक्र कम संतुष्टि देता है ऊपर के उदासीनता वक्र से, ऊपर के आईसी से ज़्यादा संतुष्टि देता है। देखिए एक आईसी ये है IC1, एक आईसी ये है IC2 और एक आईसी ये है IC3। तो 3 तरह के आईसी आपको मिल रहा है। तो ये कहता है कि जो नीचे का उदासीनता वक्र है ये कम संतुष्टि देगा, अर्थात क्या करेगा, आप y का इतना सेलेक्ट करेंगे और x को इतना सेलेक्ट करेंगे। फिर जब आपकी इनकम बढ़ जाती है, आपका आय बढ़ जाता है या वस्तु का मूल्य घट जाता है तो आप ज़्यादा मात्रा में सेलेक्ट करते हैं। तो आप आय बढ़ गई तो आप इतना सेलेक्ट करने लगे, तो x का इतना y का इतना कर। तो आप क्या दिखा रहा है? आप दिखा रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है, आय बढ़ रहा है, तो सिलेक्शन भी आपका बढ़ता है। तो ये एरिया जो बता रहा है ये एरिया कम है और ये एरिया ज़्यादा है। तो अर्थात ऊपर का उदासीनता वक्र ज़्यादा संतुष्टि दे रहा है नीचे के उदासीनता वक्र के। अर्थात जो राइट साइड का है, जो दाहिना साइड का आईसी है वह बाएं साइड के आईसी से, ये बाएं हो गया दाएं हो गया, इससे ज़्यादा संतुष्टि देगा, ये ज़्यादा संतुष्टि, यही बता रहा है आपको। अर्थात नीचे वाला कम देगा, ऊपर का ज़्यादा देगा, उससे ऊपर वाला कम देगा, इससे ये कम देगा। इस तरह से ये डिफरेंशिएट बताता है। जैसे ही आईसी चेंज होता है तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चेंज हो जाता है, सेटिस्फैक्शन का जो क्वांटिटी है वह चेंज हो जाता है, लेसर और ग्रेटर हो जाता है। अब देखिए ये इससे कम था तो इससे ज़्यादा था, लेकिन जैसे इसके ऊपर भी IC3 आ गया ये इससे कम हो गया, इससे ज़्यादा हो गया। इस तरह से यह कॉम्बिनेशन बनाता है आईसी में। चलिए ये भी क्लियर हो गया आपका, ठीक है ना। ये कह रहा है कि आखिर ये तो पार्ट है ना, आईसी का पार्ट है ये, तो जब ये बढ़ेगा और पुनः कॉम्बिनेशन बनाएगा तो क्या होगा, ये एक चूड़ी के तरह, यानी कि एक वलयाकार हो जाता है ये आईसी। इस तरह से आईसी की रचना हो जाती है। तो वास्तव में आईसी का जो आकार होता है वह चूड़ियों की भांति होता है, यही लिखाया गया सेंटेंस में। और इस तरह से आईसी का रचना जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी सही स्वरूप रचना निकलती है, विशेषता आपका निकल जाता है। ठीक है।